कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1997 में वॉशिंगटन इंडेक्स के काफी घने जंगल में चलती हुई एक कार दिखाई जाती है, जिसमें मार्टिन नाम की लेडी अपने छोटे बेटे जेसी के साथ उसके मॉम डैड के घर अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने जा रही हैं। मार्टिन के डैड एक बहुत ही प्रोफेशनल हंटर थे, इसीलिए आज जेसी अपने ग्रैंडपा के साथ इस घने जंगल में शिकार करने जा रहा है, जिसके लिए वह अंदर से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। घर पहुंचते ही जेसी के ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हमें तुरंत शिकार के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि रात होने से पहले इनको हर हाल में घर वापस आना था। इसके बाद जेसी की ग्रैंडमा उनके लिए कुछ खाना पैक करती है और यह दोनों खुशी खुशी अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। जंगल पहुंचकर यह दोनों एक सेफ जगह अपनी कार पार्क करते हैं, जहां जेसी के ग्रैंडपा उसे एक गन देते हैं और अब दोनों जंगल के अंदर शिकार के लिए निकल जाते हैं। ग्रैंडपा जेसी को साथ साथ जंगल में सरवाइव करने के तरीके भी सिखा रहे थे और जेसी भी काफी एंजॉय करता हुआ ग्रैंडपा के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा ही आगे जाने पर इनको अचानक एक हिरण दिखाई देता है। ग्रैंडपा जेसी को कहते हैं कि आज तुम्हें ही इस हिरण का शिकार करना है, इसीलिए जेसी फोकस करके हिरण पर निशाना लगाता है। गन की गोली हिरण को लगती भी है, लेकिन वो हिरण बुरी तरह जख्मी होकर वहां से तेजी से भाग जाता है। इसीलिए अब वह दोनों उस जख्मी हिरण का पीछा करने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में जेसी को तेज भूख लग जाती है, इसीलिए वह एक जगह रुककर अपने बैग से खाना निकालने लगता है। इसी बीच ग्रैंडपा चलते हुए जेसी से काफी आगे निकल जाते हैं, जहां आगे जाकर उन्हें वह जख्मी हिरण मिल जाता है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा मुड़कर पीछे देखते हैं, तब जेसी उनके साथ नहीं था। ये देखकर वो अंदर से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं, जिसे जंगल में एक बेहद अजीब सा जानवर दिखाई देता है। जेसी अपने ग्रैंडपा को बताए बिना छुपकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पीछा करते करते कब वो घने जंगल के बहुत अंदर चला गया, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। यह देखकर जेसी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि आसपास कोई भी घर या बस्ती नहीं था और इतने घने जंगल के बीचों बीच सिर्फ एक स्टेयर्स का होना बहुत हैरान करने वाली बात थी। ऐसा लग रहा था कि यह स्टेयर्स कुछ समय पहले ही बिल्कुल नई बनाई गई हैं। इसीलिए जेसी बिना कुछ सोचे समझे उन स्टेयर्स के ऊपर जाने लगता है। इधर ग्रैंडपा पागलों की तरह जेसी को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में जेसी का बैग दिखाई देता है, लेकिन जेसी वहां कहीं भी नहीं था। ये देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा को अच्छे से पता था कि इस जंगल में काफी खतरनाक जानवर रहते हैं और यहाँ किसी भी टाइम कुछ भी बुरा हो सकता है। इधर स्टेयर्स के ऊपर जाकर जेसी को अपने पीछे वही अजीब जानवर फिर से दिखता है, जिसे करीब से देखकर वह काफी डर जाता है। जेसी तुरंत स्टेयर्स से नीचे आकर पीछे की तरफ भागने लगता है। जैसे ही जेसी उस अजीब जानवर का फेस देखता है, तो डर की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वह खौफनाक चीज जेसी को झटके से अपने साथ अंदर खींच ले जाती है। इधर ग्रैंडपा जेसी के चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और जल्दी से भागकर उस तरफ जाते हैं, जहां जाकर उन्हें भी वहीं रहस्यमयी स्टेयर्स दिखाई देती हैं। ग्रैंडपा भी जंगल में ये स्टेयर्स देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी वह जानवर अंधेरे से निकलकर ग्रैंडपा पर हमला करने आता है। ग्रैंडपा खुद को बचाने के लिए अपनी गन से उस पर शूट करते हैं। वो काफी दफा शूट करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ताकतवर चीज ग्रैंडपा को भी खींच कर ले जाती है। सीन कट होता है और हमें आज से पूरे 20 साल बाद कुछ कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जो आज इसी जंगल में अपनी वेकेशंस एंजॉय करने जा रहे थे। रास्ते में वह एक स्टोर से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए रुकते हैं, जहां शॉप ओनर को इनकी बातों से पता चलता है कि यह लोग उसी पास वाले जंगल में जा रहे हैं। शॉप ओनर इनको वहां जाने से सख्त मना करता है, ये बोलकर कि रेड मून के दिनों में आज तक बहुत सारे लोग उस मनहूस जंगल से हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी कीमत पर उस जंगल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनको लगता है कि शॉप ओनर बस मजाक कर रहा है, इसीलिए वह लोग उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और वहां से अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। जंगल के बाहर यह लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और अपना सामान पैक करके जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर इन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है, जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कई साल पहले कोई सर्वाइवल कैंप बना होगा, जो किसी ने अपनी जान बचाने के लिए बनाया होगा। अब ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। काफी टाइम तक सभी लगातार चलते रहते हैं, इसीलिए अब सभी काफी थक चुके थे। लेकिन यह लोग वहां रुकते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें जंगल में एक खास पॉइंट पर जाना है, जहां इन्हें रात गुजारने के लिए टेंट्स लगाने हैं। तभी रिबेका नाम की लड़की एक जगह रुकती है। वो वहां बोतल से पानी पीने लगती है, फिर वह झुककर अपने शूज ठीक करती है, जिस बीच उसके दोस्त चलते हुए उससे काफी आगे निकल जाते हैं। लेकिन रिबेका को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
तभी रिबेका के पास अचानक एक अजीब सी लड़की आती है जिसके पैर बुरी तरह से जले हुए थे। रिबेका पहले कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वह ऊपर उसके फेस की तरफ देखती है तब रिबेका बहुत ज्यादा डर जाती है। रिबेका डर के मारे भागते भागते अपना रास्ता भटक चुकी थी और भागकर दोबारा उसी झोपड़ी के पास आ जाती है जहां से यह सभी पहले गुजर कर आगे गए थे। वह वहीं बहुत परेशान होकर रुक जाती है, ये सोचकर कि शायद उसके फ्रेंड्स वापस आएंगे और वह उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। तभी अचानक वही जली हुई लड़की उस झोपड़ी से बाहर आती है और रिबेका पर खतरनाक हमला कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रिबेका फुर्ती दिखाते हुए पहले ही वहां से भागकर आगे निकल जाती है जहां उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए पहुंच चुके थे। रिबेका अब बहुत ज्यादा सहम चुकी थी। वह डरकर अपने फ्रेंड्स को वो सब बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि सभी को लगता है कि रिबेका ज्यादा चलने की वजह से बहुत थक चुकी है, इसीलिए उसे ये इल्यूजन्स नजर आ रहे हैं। डक नाम का दोस्त रिबेका का मजाक उड़ाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस अपना यह सफर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन निक रिबेका की ऐसी खराब हालत देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि शॉप ओनर ने उन्हें इस जंगल में आने से बहुत मना किया था। निक को अब कहीं ना कहीं उस शॉप ओनर की बात पर यकीन होने लगता है। अब दोबारा से सभी दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही जंगल में अंधेरा होने वाला था, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उन्हें रात गुजारने का कुछ बंदोबस्त करना होगा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वह आदमी सामने एक लड़की से बात कर रहा था जो कोई और नहीं बल्कि वही डरावनी लड़की थी जिसे देखकर रिबेका डर कर भागी थी। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उन दोनों के पास जाते हैं जहां वह आदमी उस लड़की से बार बार किसी बात पर माफी मांग रहा था, जबकि वह लड़की बिल्कुल चुपचाप उस आदमी के सामने सिर झुकाकर बैठी हुई थी। जब यह लोग उन दोनों के और पास जाते हैं तो उस आदमी का सिर देखते हैं जिसमें काफी गहरा छेद हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने आदमी का दिमाग निकाल कर खा लिया हो। सामने बैठी उस लड़की के हाथ में एक बच्चा था जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। सभी दोस्त उन दोनों की मदद करने का सोचते हैं, लेकिन वह आदमी बस उस लड़की से लगातार माफी ही मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन लोगों की बातें सुनाई ही नहीं दे रही हों। लेकिन जैसे ही डक उस आदमी को हाथ लगाता है तब वह आदमी सभी को वार्न करता है कि तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आदमी बताता है कि सामने बैठी लड़की मेरी वाइफ है और उसके हाथ में मेरा बच्चा है, तुम सभी फौरन यहाँ से चले जाओ। ये कहते ही आदमी अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शूट करने के बाद भी आदमी को कुछ भी नहीं होता। वह बिल्कुल सही सलामत और जिंदा था। तभी उसके साथ वाली लड़की उठकर सभी को अपना वह बच्चा दिखाती है। वह बच्चा काफी अजीब था, जो किसी बड़े कीड़े की तरह लग रहा था। यह भयानक सीन देखकर सभी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे सभी वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। रिबेका तो और भी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसने पहले भी उस खौफनाक लड़की को देख रखा था, लेकिन पहले किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था और अब तो सभी ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख लिया है। अब सभी दोस्त तेजी से भाग रहे थे और भागते भागते एक सेफ जगह आकर रुक जाते हैं। अब इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इस घने जंगल में भागते हुए ये लोग अपना असली रास्ता भूल चुके थे। अब जितना भी आगे जाएंगे ये जंगल उतना ही घना और डरावना होता जाएगा। ये लोग कुछ भी करके बस इस जंगल से बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग आपस में फैसला करते हैं कि अब इन्हें इसी जगह टेंट्स लगाकर रात गुजारनी चाहिए। फिर जैसे ही सुबह होगी ये लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। अब सभी दोस्त अपना अपना टेंट लगाते हैं और थोड़ा खाना खाकर सोने चले जाते हैं। इनका यह जंगल ट्रिप इतना ज्यादा खौफनाक होगा ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रात को सोते समय डक को एक अजीब सा सपना आता है जहां उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज उसे बाहर की तरफ खींच रही है। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि एक खौफनाक क्रीचर उसे खींचकर जंगल के अंधेरे में ले जा रहा था। साथ साथ वो क्रीचर डक की बॉडी को बुरी तरह नोच रहा था। इधर जब उसके बाकी दोस्तों को डक की चिल्लाने की तेज आवाज आती है तो वो लोग डक को देखते हैं जो वाकई अपने टेंट में नहीं था। सभी दोस्त डक के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वो लोग जमीन पर खींचने के निशान का पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वहां डक के शूज पड़े हुए थे और साथ ही उसका स्लीपिंग बैग भी था जो बुरी तरह फटा हुआ था, जिस पर ताजा खून के निशान लगे हुए थे। लेकिन डक वहां नहीं था। सभी डर जाते हैं कि कहीं डक को कोई भेड़िया ना खा गया हो। अचानक सभी दोस्तों को जंगल में एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जिसकी रोशनी से पूरा का पूरा जंगल रोशन हो गया था।
आधी रात को इस जंगल में कौन हो सकता है। ये लोग उस रोशनी का पीछा करते हैं जहां सामने उन्हें वही रहस्यमयी स्टेयर्स दिखाई देती हैं जिसके आसपास लैंप चमक रहे थे। ये बिल्कुल वही स्टेयर्स हैं जहां आज से 20 साल पहले छोटा जैसी आया था और किसी जानवर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। सभी दोस्त इस तरह की अजीब स्टेयर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इतने घने जंगल में यह लैंप कैसे ऑन है, मतलब इन्हें आखिर इलेक्ट्रिसिटी कहां से दी जा रही है। अब जॉश खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए वह उन स्टेयर्स के ऊपर जाने लगता है। बाकी सभी उसे ऊपर जाने से मना करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनता और सीधा ऊपर चला जाता है। स्टेयर्स के पीछे इन्हें रेड कलर का एक डोर दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि जरूर डक इसी डोर के अंदर होगा। वैसे भी अंदर से किसी के दर्द से घुड़ाने की आवाज आ रही थी, तो इन्हें कंफर्म हो जाता है कि जरूर डक इसी दरवाजे के अंदर होगा। जॉश अब जोर लगाकर वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजा आसानी से खुल जाता है और जॉश सीधे नीचे बेसमेंट में जा गिरता है। ये बेसमेंट काफी सामान से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है। निक भी अब जॉश की मदद करने बेसमेंट में जाता है, जहां उन्हें हूबहू डक की आवाज आ रही थी जो उनसे रोते हुए मदद मांग रहा था। अब दोनों दोस्त फैसला करते हैं कि वह बेसमेंट के अंदर और आगे जाएंगे ताकि वह डक की जल्द से जल्द मदद कर सकें। जैसे ही यह दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहां एक बच्चा एक कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ था जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेसी ही है, जो आज से 20 साल पहले जंगल से गायब हो चुका था। जेसी अभी तक छोटा बच्चा ही है क्योंकि जमीन के ऊपर जो स्टेयर्स हैं वह किसी दूसरे डिमेंशन के साथ कनेक्टेड हैं। जेसी डरते डरते उन्हें बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हमेशा बदलता रहता है। उसने इन 20 सालों में यहाँ से निकलने की काफी दफा कोशिश की, लेकिन वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें सभी को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जॉश और निक जेसी की बात नहीं मानते और बोलते हैं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता अच्छे से पता है। असल में वह दोनों अपने दोस्त डक को ढूंढ रहे थे, इसलिए दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं। निक और जॉश को लग रहा था कि यह कोई सीक्रेट बेस है जहां सालों पहले सरकार काम करती होगी, क्योंकि यह जगह इंसानों से बिल्कुल छुपकर बनाई गई है और किसी आम इंसान का यहां तक आना बिल्कुल नामुमकिन बात है। तभी जेसी को अंधेरे में सामने कुछ अजीब दिखाई देता है, इसलिए वो डरकर वहीं रुक जाता है। जैसे ही निक की टॉर्च की रोशनी उस पर जाती है तो वहां एक अजीब तरह का क्रीचर था। उस क्रीचर को देखते ही तीनों वहां से जान बचाकर भागकर स्टेयर्स की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से वो क्रीचर जॉश को पकड़कर वहां से घसीटता हुआ ले जाता है। निक और जेसी किसी तरह भागकर वहां से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। निक अब जॉश के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्रीचर निक की आंखों के सामने जॉश को पकड़कर वहां से ले गया और निक चाहकर भी अपने दोस्त को बचा नहीं सका। तभी वह क्रीचर अब तेजी से ऊपर आने की कोशिश करने लगता है। वह जोर जोर से मारकर दरवाजा तोड़ने लगता है, इसीलिए मजबूरन अब बचे हुए सभी दोस्तों को वहां से भागना पड़ता है। भागते हुए तभी निक का पैर स्लिप होता है और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है जहां बहुत सारे इंसानों की पुरानी डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं। असल में यह वो जगह है जहां वो क्रीचर इंसानों को मारकर अपना शिकार बनाता है और खाता है। वहां उन्हें डक की भी बॉडी दिखाई देती है, जिसे इस हालत में देखकर सभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इतने में वह क्रीचर दोबारा से शिकार करने के लिए उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि अब तक वह बेसमेंट से पूरी तरह बाहर आ चुका था। यह सभी अब अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से भागने लगते हैं। तभी सामने उन्हें एक पुरानी वैन दिखाई देती है, इसलिए बिना समय गंवाए सभी जल्दी से उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन रिबेका की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि वह क्रीचर रिबेका को पीछे से पकड़ लेता है और पकड़कर बहुत बेरहमी से उसकी बॉडी सिर से अलग कर देता है। इसीलिए जल्दी से अंदर जाकर वैन का डोर बंद कर देते हैं। इतने में वो क्रीचर भी वहां से चला जाता है। तब जेसी उन्हें जरूरी बात बताता है कि इस क्रीचर को आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये बस हमारी आवाज सुनकर हमारा पीछा कर सकता है। अगर हमें जिंदा रहना है और अपनी जान बचानी है तो हमें जो भी करना होगा बिल्कुल चुपचाप रहकर करना होगा। अब यह लोग आपस में बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तब जेसी इन सभी को अपना असली नाम बताता है। जेसी बताता है कि मैं वही लड़का हूं जो आज से 20 साल पहले इस जंगल से गायब हो गया था। यह सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेसी बचपन में निक के साथ ही स्कूल में पढ़ता था। ये दोनों एक ही क्लास में थे। स्टेयर्स के नीचे का समय बहुत ही आराम से और धीरे गुजरता है, इसीलिए आज 20 साल बाद भी जेसी बिल्कुल छोटा बच्चा ही है। अब थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि शायद बाहर से खतरा कम हो गया है और वो क्रीचर वहां से जा चुका है। अब यह लोग वहां से बाहर जाने का फैसला करते हैं। अब ये लोग उस वैन में कुछ काम का सामान देखते हैं, जहां से उन्हें एक गन और साथ ही कुछ गोलियां भी मिलती हैं। निक और उसकी दोस्त हिम्मत जोड़कर आहिस्ता आहिस्ता वैन से बाहर जाने लगते हैं।
जबकि जेसी कुछ बर्तन दूसरी तरफ जोर से फेंकता है ताकि उस क्रीचर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन उस क्रीचर को निक और उसकी दोस्त की आहट का पता चल जाता है, इसलिए वो उन पर सीधा हमला करने के लिए उनकी तरफ तेजी से आता है। वो लोग उस क्रीचर को लगातार शूट करते हैं, लेकिन गोली लगने से उस क्रीचर को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता और वह निक की दोस्त पर जोरदार हमला करके उसे एक ही झटके में मार देता है। निक अब अपने दोस्तों की मौत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। वह अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वैन के अंदर भाग जाता है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। निक के अब सभी दोस्त बेरहमी से मर चुके हैं, इसीलिए अगर निक को अपनी जान बचानी है तो उसे अकेले ही इन क्रीचर्स का सामना करना पड़ेगा। निक अब वैन में पड़ा हुआ एक गैस सिलेंडर उठाता है और उसे खोलकर दूर जमीन पर फेंक देता है। क्रीचर सिलेंडर गिरने की तेज आवाज सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तभी निक एक फ्लेयर जलाकर तुरंत उसकी तरफ फेंकता है, जिससे वहां गैस की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। क्रीचर को भी भयंकर आग लग चुकी थी, इसलिए वह चीखते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन रहस्यमयी स्टेयर्स में भी आग लग चुकी है। इसका मतलब साफ ये है कि वह टाइम डायमेंशन अब हमेशा के लिए बंद हो रहा है। निक और जेसी दूर खड़े होकर यह सब तबाही देख रहे थे। तब जेसी निक से मासूमियत से कहता है कि उसे अब अपने घर जाना है। सीन कट होता है और हम अगली सुबह कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो इस जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आए हुए थे। ऑफिसर को वहां निक के फ्रेंड्स के साथ साथ बहुत सारे गायब हुए इंसानों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तभी जेसी की मॉम और ग्रैंडमा भी खबर सुनकर वहां आती हैं, जो अब 20 साल बीत जाने की वजह से काफी ओल्ड हो चुकी थीं। वे दोनों जेसी को इस तरह देखकर बहुत हैरान होती हैं, क्योंकि जेसी आज भी वैसे का वैसा छोटा बच्चा ही था। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।